अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ के वीडियो नंबर 2 के साथ नावला मलिक आपकी खिदमत में हाजिर। व्यूअर्स, पर्पस इस सीरीज़ का ये है, एक तो हम बुक रिव्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ का पर्पस पर्टिकुलरली ये है कि वो लोग जो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और जो कि एकेडमी की हेल्प आउट नहीं ले रहे, आप लोगों को इन वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिकॉज़ जहाँ पे आप स्ट्रगल लोग करते होते हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या मुस्लिम फ़िलोसोफर्स के ऊपर आके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ्टन दैन नॉट इनकी थॉट्स बड़ी कम्प्लेक्स लगती हैं। सबसे पहला जो हमने डिस्कस करना है वो है प्लेटो, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ़िलोसोफर्स द एंशिएंट ग्रीक्स हैड एवर प्रोड्यूस्ड। और प्लेटो का सबसे बड़ा फ़ख्र ये था कि वो एक तो एथनियन थे, और दूसरा बड़ा फ़ख्र प्लेटो का ये था कि वो सुकरात की एज में एरा में पैदा हुए थे। 427 से लेके 347 BC तक प्लेटो का एरा है। एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुए। उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अवाइल में पेलोपोनेशियन वॉर भी देखी, 30 रूल ऑफ टायरेंट्स भी देखा, और उसके बाद उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है जब वो सोक्रेटिस के शागिर्द बनते हैं। और सोक्रेटिस को जब हेमलॉक पिलाया जाता है, जब सोक्रेटिस की एज जो है 70 साल होती है और प्लेटो 28 साल के होते हैं, तो प्लेटो के अंदर एथेनियन डेमोक्रेसी के लिए एक नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कैसे ऐसी सोसाइटी सरवाइव करेगी जहाँ पे आप सबसे सियाने बंदे को, वाइजेस्ट को आप मार डालते हो, जहाँ पे आप ट्रुथ को, सच्ची बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ऐसी सोसाइटी में डेमोक्रेसी मस्ट बी डिस्ट्रॉयड और एक नया सिस्टम क्रिएट होना चाहिए जो कि प्लेटोनिक एरिस्टोक्रेसी का सिस्टम है, जो कि यूटोपियन आइडियल है। ये तो हम बाद में करेंगे कि कितनी फिजिबिलिटी थी या कितना आइडिया और रियलिटी में फ़र्क होता है। बट एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा स्टेट क्रिएट होना चाहिए जिसमें इंटरनल हार्मनी भी हो, जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी हो, जिसमें जस्टिस भी हो, जिसमें एजुकेशन भी हो, और जिसमें कम्युनिज्म का फैक्टर भी हो। तो प्लेटो का जब प्लेटो 12 साल, जब उनके उस्ताद को जहर पिलाया जाता है, तो उसके 12 साल प्लेटो एथेंस में नहीं रहते और वो घूमते हैं 387 BC तक, और इजिप्ट भी जाते हैं, वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करते हैं। 40 साल की एज में वापस आते हैं। 40 साल का फिगर बड़ा स्पेशल है। रसूलुल्लाह के हवाले से आप देख लें, नबूवत का ताज सर पे सजाया गया। 40 साल एज ऑफ मैच्योरिटी होती है। प्लेटो वापस आते हैं एथेंस में और डायलॉग्स देते हैं दुनिया को, और ये 36 डायलॉग्स होते हैं, और इन 36 डायलॉग्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है द रिपब्लिक। अब द रिपब्लिक जो है, इसमें एक सबसे बड़ा थीसिस प्लेटो देते हैं, वो ये है, पॉलिटिक्स इज़ एन आर्ट। जैसे अगर आपने जूता बनवाना होता है तो आप शू मेकर के पास जाते हैं, आप बीमार होते हैं तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं। ये कहना है प्लेटो का, एनालॉजी क्रिएट करते हैं। इस तरह से ही जब आप पॉलिटिकल स्फीयर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको एक्सपर्ट बंदे चाहिए जो कि बने हों उस फील्ड के लिए। आप कैसे हर टॉम, डिक एंड हैरी को आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हो जिसकी कोई क्रेडेंशियल नहीं है और जिसका सिर्फ क्रेडेंशियल एक ही है कि वो जागीरदार है, या आप कैसे उसको एक MNA या MPA बना सकते हो। प्लेटो का सबसे बड़ा जो मसला था डेमोक्रेसी के साथ, वो कहते थे इसको मॉब रूल। और विल डोरान अपनी स्टोरी ऑफ फिलोसफी में लिखते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि मॉब रूल इज़ अ रफ सी फॉर द शिप ऑफ स्टेट टू राइड। चूँकि आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, एक्सपर्ट बंदे चाहिए, उस वजह से एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो कैसे चूज़ कर पाएंगे अपने लीडर्स को। इस वजह से प्लेटो कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है उसको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। फिर उसका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लेटो देते हैं। उस स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और इसको हाईलाइट किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस प्लेटो का।
अब प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, आपको जस्टिस का ज्यूरिस्टिक एंगल नज़र आता है या आपको लीगल कॉनोटेशंस नज़र आती हैं, लेकिन प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो एक तो पॉलिटिकल एंड के ऊपर है और हाईली मॉरलिस्टिक है। अब वो कैसे है? प्लेटो कहते हैं कि जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये बेस करता है क्लास डिवीजन के ऊपर, और क्लास डिवीजन जब होगी तो आप इंटरनल हार्मनी भी क्रिएट कर पाओगे, और दूसरा आप उससे एक्सपर्ट बंदे भी, आप हर फील्ड के एक्सपर्ट बंदे भी लेके आओगे। अब प्लेटो कहते हैं कि हर इंसान जो है उसको, उसका बिहेवियर को तीन चीज़ें मोल्ड करती हैं, तीन चीज़ें ड्राइवर होती हैं हमारे बिहेवियर के। नंबर 1, हर इंसान के अंदर डिज़ायर होती है। जैसे मैस्लो की हायरार्की में सबसे नीचे वो डिज़ायर, सर्वाइवल, एपिटाइट, खाना, रोटी कपड़ा मकान, ये सबसे नीचे है। तो पहली चीज़ होती है डिज़ायर जो हर इंसान के अंदर है। दूसरी चीज़ होती है इमोशन, और इमोशन में वो लिंक करते हैं करेज के साथ। यानी एक इंसान ऐसा है जो पैसिव नहीं रहना चाहता, जो एक्टिव रहना चाहता है, जो चाहता है उसकी ज़िंदगी में कुछ होता रहे। वो कोई काम करना चाहता है, वो CSS करना चाहता है, वो PMS करना चाहता है, आई मीन वांट्स टू डू समथिंग। वो अपनी ज़िंदगी में एक्टिव रहना चाहता है और उस लिहाज से वो करेज के साथ रिस्क लेना चाहता है। वो वॉर से नहीं घबराता, मतलब कोई भी बैटल हो सकती है। तो दूसरा है करेज। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है रीज़न, जो कि इंसान के बिहेवियर को चलाती है। हर इंसान के अंदर रीज़न का, सैनिटी का एलिमेंट मौजूद होता है। अब प्लेटो कहते हैं कि जो पूरी सोसाइटी है उसमें हर इंसान के अंदर ये बिहेवियर के ये पैटर्न्स तो होंगे, लेकिन हर इंसान के अंदर इनकी जो समझें कि मौजूद होने की रेशो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे कुछ लोग में करेज ज़्यादा होगी, कुछ लोगों में एपिटाइट यानी हर टाइम खाने की पड़ी रहती है, कुछ लोग सिर्फ बने ही करेज के लिए हैं, और कुछ लोग हमेशा सियानी बातें करते हैं ना, मतलब रीज़न के ऊपर बातें करते हैं। फिर प्लेटो कहते हैं कि इनको आप इस तरह से आप क्या करोगे, क्लास डिवीज़न करोगे। वो लोग जो कि डिज़ायर के ऊपर बेस करते हैं वो बनेंगे हमारी सोसाइटी के किसान, आर्टिसन बनेंगे, वो मैन्युफैक्चरर्स बनेंगे, वो मेजॉरिटी तबका होगा जो कि आपको उस नेशन का बिल्डिंग ब्लॉक सेट करेगा, जो कि आपको मैन्युफैक्चर करके चीज़ें देगा। दूसरा, वो लोग जो करेज के ऊपर बेस करते हैं वो आर्मी में जाएंगे क्योंकि डिफेंस भी ज़रूरी है स्टेट का। और तीसरा, वो लोग जो विजडम रखते हैं, जो सियाने हैं, वो बनेगी गार्डियन क्लास, और उनको रूल करेगा फिलोसोफर किंग। वैसे एक बात है, अगर आप फिलोसोफर किंग का आप आइडिया पढ़ते हैं ना, तो आप इमरान खान से ज़रूर, मतलब जितना मर्ज़ी आप इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन वो फिलोसोफर किंग की डेफिनेशन के ऊपर कहीं ना कहीं पे पूरा ज़रूर उतरता है, बिकॉज ही इज़ हैविंग एन आइडिया ऑफ अ परफेक्ट सोसाइटी या रियासत मदीना, समझें, मतलब है आइडिया एक, ठीक है। ये क्लास डिवीजन इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। तो फिर इसको आप जस्टिस के साथ कैसे लिंक करते हो? प्लेटो कहते हैं कि जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि आप हर बंदे को उसकी एबिलिटी के मुताबिक आप उसको वही काम देते हो जो उसको सूट करता है, आप उससे वही काम लेते हो जो उसको सूट करता है। तो ये आप क्या कर रहे हो? ये आप जस्टिस कर रहे हो। ट्रेसी मैचेस ने जब आर्ग्यू किया था इन डायलॉग्स में कि जस्टिस तो हमेशा इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर होता है, हमेशा माइट ही राइट होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि जो रूलर होता है वो सेल्फलेस होता है। जस्टिस से मुराद ये कि रूलर को अपनी तो फिक्र नहीं होती है, रूलर की रात की नींदें, उसको रात के ख्वाब में भी यही आता है कि मैंने सुबह कैसे डील करना है। तो अच्छे लीडर तो हमेशा वही होते हैं, रसूलुल्लाह की ज़ात भी वैसी ही थी। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन गिविंग एवरी पर्सन हिज ड्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लेटो का है, वो है कि यूटोपिया में एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए। उसमें वो कहते हैं कि पहले 18 साल की जो एजुकेशन होगी वो एक तो ये कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, दूसरा वो फिज़िकल एजुकेशन होगी, वो बॉडी के ऊपर बेस होगी।
अगले 2 साल म्यूज़िक पढ़ाए जाएंगे। 20 से 35 साल की एज में आप मैथमेटिक्स, फ़लसफ़ा पढ़ाओगे। और प्लेटो कहते हैं कि जो उन्होंने वैसे एकेडमी बनाई थी ना, और ये आप अगर वेस्टर्न की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखें तो ये बेस करती हैं प्लेटो की एकेडमी के ऊपर। हायर लर्निंग की पहली ऐसी एकेडमी थी। तो प्लेटो ने कहा था कि मेरी एकेडमी के में वो कोई बंदा ऐसा एंटर नहीं होगा जिसको अरिथमेटिक्स नहीं आता। सो मैथ्स के ऊपर फोकस था, फ़िलोसफी के ऊपर फोकस था। 35 साल की जब एज में लोग पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ से वो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आएंगे। अब जब आपको रगड़ा लगेगा अगले 15 साल, तो फिर जब 50 साल तक इस सारे रिगरस प्रोसेस में से कोई निकल के आएगा तो वहाँ से आप सिलेक्ट करोगे गार्डियन क्लास, और वहीं से आप सिलेक्ट करोगे फिलोसोफर किंग, जो कि वाइजेस्ट होगा, जो कि फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होगा और मेंटली भी उसको उसके इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के मैकेनिज़्म बनाने आते होंगे। सो इस तरह से आपका एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी प्लेटोनिक एरिस्टोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा, वो आपके यूटोपिया को स्ट्रेंथन, मजबूती देगा। अगला इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कम्युनिज़म का। अब कम्युनिज़म जो है मार्क्स या सोशलिज़म से प्लेटो का अलग है। किस तरह अलग है? क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि 2 चीज़ें, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक फैमिली रिलेशनशिप। ये दोनों चीज़ें जो हैं हायर सोसाइटी, मतलब जो गार्डियन तबका है उसके लिए नहीं होंगी। जो आर्टिसन क्लास है, जो मज़दूर हैं, जो निचला तबका है, उनके लिए सही है, उनके लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना जुर्म नहीं है, वो रखें प्रॉपर्टी। लेकिन जो हायर तबका है, जो आपके जो रूलर्स हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि प्लेटो ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर के लिए जंग तब होती है जब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए आप आगे बढ़ते हो। मेरे पास इतने जो है वो इतनी लैंड होनी चाहिए। और दूसरा ये होता है वो कर क्यों रहा होता है, अपने बच्चों के लिए। तो ना आपके पास बच्चे होंगे, ना आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो आपने तो फिर स्टेट का ही सोचना है। तो ये जो गार्डियन क्लास होगी ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट की खिदमत के लिए होगी। इससे आप एक परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म पड़ा है। तो आखिरी बात ये है कि आप अगर इस सारी चीज़ों को अगर आप समराइज़ करें तो प्लेटो का यूटोपिया, इस बात को प्लेटो ख़ुद भी मानते थे कि ये बड़ा मुश्किल है कि इसकी एग्जीक्यूशन हो। लेकिन आइडिया, अगर आप प्लेटो की फ़िलासफ़ी की बात करें ना, तो आइडिया प्लेटो के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप कोई चीज़ जहन में नहीं लेके आते तब तक उस चीज़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाती। तो आइडिया ही पहले होता है और फिर चीज़ें वजूद में आती हैं। प्लेटो के ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि प्लेटो का जो स्टेट है यूटोपिया, उसमें अथॉरिटेरियनिज़म है और दूसरा सेंसरशिप है। इसमें अथॉरिटेरियनिज़म इसलिए है कि पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता, वो पूछा नहीं जाएगा, मॉब रूल के ख़िलाफ़ हैं प्लेटो। और दूसरा ये है कि सेंसरशिप है। प्लेटो कहते थे पोइट्स को तो मैंने इस यूटोपिया में रहने नहीं देना, पोइट्स को हमने बैनिश कर देना है। पोइट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल लाइज। लेकिन आप इससे आगे कर सकते हैं कि पोइट्री के बगैर आप कैसे जीते हैं। आप जब तक जॉन एलिया को नहीं पढ़ लेते तो आप मतलब कैसे, इकबाल की शायरी हो, ये रिफॉर्मिस्ट किस्म की पोइट्री भी होती है, सिर्फ इमोशंस को इंटाइस नहीं करती। सो ओवरऑल अगर आप प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जिसमें एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा है। और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि शायद ये जो है फीजिबल होगा या नहीं होगा। और आखिरी बात यही है कि इमरान खान ने जो इतने वादे किए थे, आज आपको लगता है कि वो सारे वादे पूरे होंगे, लेकिन ये आइडिया होता है जिसकी बाद में मैनिफेस्टेशन होना उस आइडिया के एग्जीक्यूट करने वाले के ऊपर डिपेंड करती है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स दीजिए। इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट।